बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक सीरीज़ है इंटरनेशनल ख़बरों की। इनके साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है और चाइनीज़ मीडिया कुछ लिख रहा है। चाइनीज़ मीडिया जब मैं कह रहा हूँ तो ये चाइनीज़ सरकारी मीडिया है जो चाइनीज़ सरकार की अप्रूवल से लिखता है और वो तीसरी आलमी जंग जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ। दूसरा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की ISI को तस्लीम किया गया है। अमेरिका और CIA ने कुछ इस तरह के ISI के बारे में इंकशाफात किए हैं कि वो हैरान कुन है। यानी तारीफ़ तो वो है जो फिर आपका दुश्मन करे। ISI ने ऐसा क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। यूरोप और अमेरिका के दिफाई रास्ते क्या वाकई में जुदा होने जा रहे हैं? वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा अच्छी खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने, चाइना ने, रूस ने और ईरान ने, इन मुल्कों ने जो इनकी हरीफ इंटेलिजेंट एजेंसीज थी उन्होंने CIA को बहुत नुकसान पहुंचाया है और दर्जनों जासूसों का शिकार किया है। जो CIA के जासूस थे उनका शिकार किया है इन मुल्कों की एजेंसियों, जिनमें से कुछ मारे भी गए हैं, कुछ हिरासत में हैं, कुछ डबल एजेंट बन गए हैं। डबल एजेंट क्या होता है? एक आदमी एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है, दूसरी एजेंसी उसको ट्रैप कर लेती है, वो उसका भी एजेंट बन जाता है। बाज़ औक़ात डबल एजेंट को पता होता है कि वो दो लोगों के लिए काम कर रहा है, बाज़ औक़ात उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और किस तरीके से वो इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA के खिलाफ दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की कामयाबी उनकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से है और ख़ास तौर पे वो जो चेहरे की शनाख्त के टूल्स उनके पास मौजूद हैं उसकी वजह से वो बहुत कामयाब हुए हैं। इनमें उन्होंने ये कहा कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ISI उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है CIA को। और वो कैसे? कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स थे जो CIA समझती थी कि उनके अपने एजेंट्स हैं, लेकिन वो ISI के कंट्रोल में थे और ISI जो इन्फॉर्मेशन चाहती थी कि CIA को मिले, CIA को वही इन्फॉर्मेशन मिलती थी। यानी CIA ने अपने एजेंट्स छोड़े, अपने जासूस उनको पैसा देकर ख़रीदा है, मुख्तलिफ लोगों को ट्रेन करके तैयार किया और उनको मैदान में उतारा। वो इन्फॉर्मेशन लाकर CIA को देते थे, लेकिन CIA को ये पता ही नहीं चला कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ISI अरेंज कर रही है। यानी इस किस्म के एलिगेशंस अमेरिका लगा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता था कि ISI हमारे अपने एजेंट्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर जाती थी। तो इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। वैसे हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन अमेरिकन हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, तो अगर वो तारीफ़ कर रहे हैं तो उनका बहुत शुक्रिया, हम उनकी तारीफ़ को याद रखेंगे। और मेरे ख्याल में ISI को अच्छा काम करते रहना चाहिए। ये DGs बदलते रहते हैं, अभी फैज़ हमीद थे, अब एक नए DG आ गए हैं, उनसे पहले भी एक DG थे, तो बहुत सारे DGs तो मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो बदल गए हैं इस असना में, इन्हीं सालों के बीच में। तो अब एक नए DG हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी इस मोमेंटम को कायम रखेंगे और दुनिया भर की एजेंसीज़ को टफ टाइम देंगे जो भी आपकी रियासत या आपके मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हों। तो अच्छी बात यह है कि अमेरिकन अखबारात अब लिख रहे हैं इन रिपोर्ट्स को और अमेरिकन CIA के ऑफिसर्स इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि ISI ने बहुत डैमेज किया है। इवन चाइना, रशिया और ईरान के बारे में भी उनके खदशात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि ISI ने डबल एजेंट्स के ज़रिए, गलत इंफॉर्मेशन के ज़रिए, गुमराह करने के ज़रिए अमेरिका के जासूसों को टारगेट किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमेरिका से करवाई हैं जो बेसिकली अमेरिका नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उनको ये करना पड़ गया। अब आ जाएं उस खबर की तरफ जो मैंने आपको पहले बताई कि तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, चीनी सरकारी मीडिया का दावा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में कई आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ताइवान की मिली भगत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत बेबाक अंदाज में हो रहा है और इसमें किसी तदबीर की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म और खित्ते को टकराव के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाइना का ये स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि चाइना एक जंग में कूदने वाला है। उन्होंने 38 तैयारों की परवाज़ें पहुंचाई हैं, जंगी तैयारों की, ताइवान की फ़िज़ाई हदूद में। अब ये लड़ाई है किस बात की, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आर्टिकल्स जो लिखे जा रहे हैं उनमें ताइवान को ख़बरदार किया जा रहा है कि वो आग से खेलना बंद कर दे। ताइवान की जो सदर हैं उनका नाम है साई अंग वेन। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि ताइवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगी। वो ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से बार बार मदद मांग रहे हैं। ताइवान की सदर ने खुद कहा था कि ताइवान के सकूत के इलाकाई अमन
और जमहूरी निज़ाम पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। यानी अगर ताइवान फॉल कर जाता है या ताइवान पे अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो इस पूरे इलाके के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर बड़े तबाहकुन असरात हो जाएंगे। चीनी जंगी तैयारों की ताइवान के डिफेंस जोन की खिलाफ वर्जियों पर सदर साई अंगवैन ने बीजिंग पर जोर दिया कि इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजियां बंद करे। अब चाइनीज अखबार बार बार ये आर्टिकल लिख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि बढ़ती कशीदगी के बावजूद बरतानिया, अमेरिका, जापान समेत 6 मुल्कों के तैयारा बरदार नेवल जहाज़ों ने बहरा फिलिपाइन में, ये फिलिपाइन का इलाका ये बिल्कुल वहाँ करीब है, गुज़िश्ता हफ्ते जंगी मशक़ें की हैं। मज़ीद बरह आबनाए ताइवान में बरतानवी और अमरीकी नेवी का गश्त के अलावा 4 मुल्की आकोस दिफाई मुआहदा, इससे पहले एक वो भी चल रहा है जिसको आप क्वाड कहते हैं, यानी एक क्वाड, एक आकोस और एक 6 मुल्कों की एक और बहरी मशक़ें। ये सारी चीज़ें, ये ताकत के मुजाहरे बीजिंग को यानी चाइना को मुसलसल इश्तियाल दिला रहे हैं और चाइना इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। उधर चीनी सदर ने, जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने ये कहा कि ताइवान पर कब्जे को हम नागुज़ीर करार देते हैं, हर हाल में ताइवान पे हम कब्जा करेंगे। 2016 के खुद मुख्तारी के मैंडेट की बुनियाद पर इंतखाब के बाद बीजिंग ने ताइवान की सदर साई इंग पर भी दबाव बढ़ा दिया है। चाइना जो है वो इस वक्त वियतनाम और फिलिपाइन पर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ताइवान के हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इसी व्लॉग में, क्योंकि जो ताइवान के वज़ीर दिफा है उनका कहना है कि 40 सालों में कभी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे ताइवान के लिए चाइना की तरफ से जो इस वक्त हैं। और मुसलसल चौथे रोज़ ताइवान की एयर डिफेंस हदूद में चाइनीज़ तैयारे दाखिल हो रहे हैं। यहाँ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और बरतानवी और जापानी ये सारे भी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारत भी इनके अंदर शामिल है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को बताया कि ये बहुत कड़ा वक्त है, इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, किसी भी वक्त एक लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन अगर चाइना और ताइवान की इस लड़ाई में बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें कूद पड़ती हैं तो ऐसी सूरत हाल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। चीन ये समझता है कि ताइवान एक बागी सूबा है, वहाँ पे लोगों के एक गिरोह ने बगावत करके चाइना से अलग एक सिस्टम बना लिया है और उस सूबे को वापस चाइना का हिस्सा बनना होगा। ये चाइना का मौक़िफ़ है, जबकि दुनिया के मुल्क ताइवान को अब चाइना से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन बीच में एक पॉलिसी आड़े आ जाती है जिसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं, जो बड़े लंबे अरसे से अमेरिका ने अडॉप्ट कर रखी है। यानी अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। कई अशरों से अमेरिकी सदूर को इस हसास मसले से निपटना पड़ा है जिसे वन चाइना पॉलिसी का नाम दिया जाता है। वन चाइना पॉलिसी चीनी हुकूमत की पोजीशन को कबूल करने का नाम है। यानी अमेरिका ताइवान के साथ बात नहीं कर सकता, अमेरिका चाइना के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर सकता है। चीन ताइवान को अपना बागी सूबा कहता है जो एक दिन मरकजी चीन के साथ वापस मिल जाएगा। अमेरिका और चीन के सफारती ताल्लुकात वन चाइना पॉलिसी के गिर्द घूमते हैं। चीन का यह असरार है कि ताइवान चीन का अटूट अंग है और इसका एक ना एक दिन चीन से इल्हाक वापस हो जाएगा। अमेरिका के चीन के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, जबकि इसके ताइवान के साथ गैर सरकारी मजबूत ताल्लुकात हैं। यानी ताइवान को उन्होंने आसरा दिया हुआ है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सफारती और सरकारी ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं। गैर सरकारी मजबूत ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ सरकारी ताल्लुकात हैं। और वन चाइना पॉलिसी में अमेरिका और चाइना बाउंड हैं, यानी अमेरिका हमेशा बात करेगा चाइना से करेगा। ये आसपास जहां जहां पे चाइना का क्लेम है उनके साथ अमेरिका बात नहीं कर सकेगा। ताइवान की हुकूमत अपने आप को एक खुद मुख्तार हुकूमत कहती है और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है, लेकिन अगर कोई चीन के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो उसे ताइवान से ताल्लुकात तोड़ने होते हैं। ये भी उनका एक सेट पैटर्न है। इसी वजह से ताइवान एक आलमी तन्हाई का शिकार है और इस खित्ते में लड़ाई की अगली वजह ताइवान और चीन का तनाज़ा हो सकता है। और इसमें अगर बाकी आलमी कुव्वतें कूदती हैं तो फिर ये आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। खुदा न खास्ता चाइनीज़ अखबारात डिटरेंस के तौर पे या दबाव डालने के तौर पे सरकारी खबरों को इस तरीके से छाप रहे हैं। ये चाइनीज़ अखबारात क्लेम कर रहे हैं, दुनिया नहीं कर रही। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोपीय ममालिक अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं दिफाई नुक्ता नज़र से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। क्या यूरोप और अमेरिका के दिफाई रास्ते जुदा होने को हैं?
ये सवाल आजकल उठाया जा रहा है। अफगानिस्तान से बेहंगम इनखला के बाद यानी बहुत अजीब तरीके से अमेरिका और नेटो के फौजी वहां से निकले हैं। पहली मरतबा यूरोपीय लीडरान एक इजलास में जमा हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरोप के तमाम लीडर्स का एक इजलास हुआ है। यूरोपीय यूनियन को नज़रअंदाज करते हुए नए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी मुआहदे और अमेरिका के यकतरफा फैसलों से बहुत कुछ दांव पर लग चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस किस्म के अब मुआहदे कर रहा है, हमें बाहर निकाल रहा है, हमारे मुआहदे कैंसिल करवा रहा है, इससे बहुत कुछ तब्दील हो गया है, बहुत कुछ दांव पे लग गया है। यूरोपीय यूनियन का 2 रोज़ा सरबराही इजलास गुज़िश्ता रोज़ स्लोवेनिया में जारी था। ताहम 27 रुकनी यूरोपीय ब्लॉक ने, 27 मुल्क हैं यूरोप में, तो 27 रुकनी यूरोपीय ब्लॉक ने अमेरिका के नए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी मुआहदे का जायज़ा लिया है। ये जो आकूस का एक मुआहदा है उसका जायज़ा लिया है इस यूरोपीय ब्लॉक ने, और ये कि इस मुआहदे के बैनुल-अक़वामी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं उस पर उन्होंने बात की है। यूरोपीय यूनियन ये सोच रही है कि इस मुआहदे के बाद बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अमेरिका का और यूरोपीय यूनियन का किरदार क्या होगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन वैसे तो अभी फ़िलहाल तकसीम है और तकसीम की कुछ वजूहात हैं। जो मुल्क रूस के करीब रहते हैं या जिन्हें आप ये कहते हैं कि मशरकी यूरोपीय ममालिक जो रशियन सरहदों के करीब है, वो रूस से डरते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारे मुल्कों का जो इत्तेहाद जिसको नेटो कहते हैं, वो सारे हमेशा इकट्ठे रहें और रशिया के खिलाफ एक ताकत के तौर पे मौजूद रहें और इत्तेहाद के साथ रशिया का मुकाबला करें। वरना हमारे कमज़ोर मुल्क हैं, हमारे छोटे मुल्क हैं, रशिया हमें खा जाएगा। लेकिन जो तगड़े मुल्क हैं यहीं पे यूरोपीय यूनियन के अंदर, वो कुछ और कह रहे हैं, जिनमें जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है और दीगर कुछ और मुल्क हैं। उनका ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन को अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना चाहिए और अमेरिका और बरतानिया के ऊपर इन्हिसार को कम कर देना चाहिए। ये चीज़ ना सिर्फ अमेरिका को आलमी सतह पे तनहा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके असर रसूख को बहुत हद तक कम कर देगी और अमेरिका के मुखालिफिन यानी चाइना और रशिया के असर रसूख को बहुत हद तक बढ़ा देगी। यूरोपीय यूनियन की ताकत भी बढ़ जाएगी और वो अपनी जंगी ताकत में इजाफा करके आपस में एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलायंस बना लेंगे। ये आज नहीं होगा तो कल होगा, क्योंकि अमेरिका का रवैया इन मुल्कों को लेकर हद तक अमेज़ रहा है। उन्होंने बताना भी गवारा नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, बरतानिया के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जिसमें यूरोपीय यूनियन खासतौर पर फ्रांस की पीठ के अंदर छुरा घोंपा गया है। लिहाजा यूरोपीय यूनियन अगर एक अलग तरह की सोच अब बना रहे हैं तो इसमें कुछ अजीब नहीं है। या तो अमेरिका को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इनको मनाने के लिए, या फिर ये लोग अमेरिका से नाराज होते चले जाएंगे। इसके असरात क्या होंगे ये बहुत अहम है। इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये होगा कि आलमी फोरम्स के ऊपर इन यूरोपीय ममालिक की जानिब से जो गैर मशरूत तौर पर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई जाती थी, वो स्टेटस अमेरिका से ख़त्म हो जाएगा। यानी अमेरिका जब चाहता था ये 27 के 27 वोट उसकी फेवर में आ जाते थे। पूरा यूरोपीय यूनियन उसकी झोली में आकर गिर जाता था, उसकी गोद में बैठ जाता था, उसके ज़ेरे तसल्लुत था। लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन ने अपनी अलग सोच बनाई तो इसराइल के मामले के ऊपर ये यूरोपीय यूनियन अमेरिका को ठेंगा दिखा सकते हैं कि हमें उसका क्या फ़ायदा, आपके लिए हम गलत वोटिंग क्यों करें। कश्मीर के मामले के ऊपर यानी इंडिया के साथ जिस तरह की वाबस्तगी अमेरिका की है, यूरोप के चंद मुल्कों की तो हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती। फिर वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे कश्मीर पे, फ़लस्तीन पे, दुनिया के दीगर मसलों पे, आलमी जंगों पर, चाइना के बारे में, रशिया के बारे में। तो अमेरिका को एक ऐसी सहूलत उससे छिन जाएगी कि 27 वोटों का एक जत्था जो गैर मशरूत तौर पे अमेरिका को पड़ता था, वो वहां एक प्रॉब्लम अमेरिका के लिए क्रिएट हो जाएगा। दूसरी एक और खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को टारगेट करने के लिए या उनको दबाव में लेने के लिए इसराइल से ड्रोन्स की एक ताज़ा ख़रीदारी की है। भारत को तवक्को है कि 2021 के आखिर तक तमाम ड्रोन्स भारत को मिल जाएंगे। ये 4 हेरोइन MK2 ड्रोन्स हैं और ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये 35,000 फुट की बुलंदी तक जा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इन ड्रोन्स के तवील फासले के रेडार, सेंसर्स, एंटी जैमिंग और 35,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने की सलाहियत के साथ हेरोइन मार्क 2 ड्रोन LAC में इसके करीब उड़ाए बगैर, यानी LAC के करीब जाए बगैर, यानी चाइना के नज़दीक जाए बगैर, वो चाइना की एक एक लोकेशन और एक एक जगह को मॉनिटर कर सकते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है। ये मुआहदा उन्होंने, भारत ने
इसराइल के साथ किया है और जल्द ही उनको ये ड्रोन्स मिल जाएंगे। और भारत ने इब्तदाई तौर पर अपने फ़िज़ाई निज़ाम को 3 साल के लिए लीज़ पर देने का एक मंसूबा बनाया था इस माहदे से पहले, लेकिन अब ये उनको ड्रोन्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसका पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये ड्रोन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने मौसर नहीं होंगे। इस वक्त इनको भारत चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ डेटरेंस शो कर रहे हैं और अपने अपने हथियार और फौजियों को वहाँ पे जमा कर रहे हैं, जो इस खित्ते के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।